नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों के बारे में। यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी, लेकिन कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया था। इनमें एंटीफोन और जो सोफिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दासता प्राकृतिक न होकर के परंपरागत है और मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ अरस्तु का तर्क था कि दास प्रथा न्यायोचित है और जिस तरह से संपत्ति होती है उसी तरह से दास भी एक सामाजिक जीवन का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ अरस्तु ने संपत्ति को दो रूपों में बांटा है। पहला है सजीव संपत्ति और दूसरा है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में दासों की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से संपत्ति सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है, तो पारिवारिक संपत्ति के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार किया है और ये कहा है कि वह परिवार का एक सदस्य है और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक के रूप में कार्य करता है। दूसरा पक्ष वो निर्जीव संपत्ति के बारे में बताता है कि भूमि, घर, अचल संपत्ति वो निर्जीव संपत्ति के रूप में सामाजिक जीवन के हिस्से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अरस्तु दासता का समर्थन जिस तरह से करता है उसके मुख्य आधार क्या हैं, यानी किन आधारों पर वो दासता की बात स्वीकार करता है। तो इसमें पहली बात अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है, यानी अरस्तु का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य में विभेद अवश्य किया है, चाहे वो बुद्धि के आधार पर हो, योग्यता, क्षमता या गुण के आधार पर। लेकिन ये जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पर दो तरह के लोग हमें सामाजिक जीवन में देखने को मिलते हैं। वो लोग जिनमें शासन करने का गुण होता है वो स्वामी कहलाते हैं और उनमें बौद्धिक बल की अधिकता होती है, यानी उनमें बौद्धिक बल उनमें ज्यादा होता है। और दूसरा पक्ष है उन लोगों के गुणों से जुड़े व्यक्तियों का जो कि केवल आज्ञा मानने का कार्य करते हैं और उनको दास कहा जाता है। तो इस वर्ग के लोगों में शारीरिक बल की प्रधानता होती है। अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीर में भेद करती है। दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाया गया है और जो स्वतंत्र पुरुष है उसके शरीर को सीधा एवं सरल बनाया गया है। अब दूसरी बात, अपनी दासता के समर्थन के लिए अरस्तु कहते हैं कि यह दासता दोनों ही पक्षों के लिए लाभकारी है, यानी स्वामी जो कि शासन का कार्य करता है, जो नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए जिसके पास समय होता है और इसके लिए जरूरत है कि उसको विश्राम मिले, तो इसके लिए वो कहता है कि चूंकि शासन करने का कार्य बहुत वृहद स्तर पर होता है और इसके लिए जो शासन करता है उसमें उसको समय चाहिए, उसके विकास के लिए और उसको आराम करने के लिए, तो इसलिए यह कार्य केवल स्वामी ही कर सकता है। दूसरा वह है जो दास है। अब चूंकि दास में विवेक शून्य है, वह निबुद्धि है, बुद्धि की कमी है, तो विकास संयमी और विवेकपूर्ण स्वामी के सानिध्य में, यानी उसके संरक्षण में रह करके ही दास के जीवन का उद्धार हो सकता है या दास के जीवन का यापन हो सकता है। तीसरी बात अपने पक्ष में अरस्तु कहता है कि दासता नैतिक है, यानी स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में अंतर होता है। दासता का जो नैतिक स्वरूप है वो दासों के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि वो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। और स्वामी के लिए क्यों अनिवार्य है? कि दासों के प्रति स्वामी का दयालु, स्नेही और प्रेमपूर्ण व्यवहार रहे, इसके लिए अनिवार्य है। और चूंकि दास स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, इसलिए वह सदैव अपने स्वामी के संरक्षण में, सानिध्य में रह करके ही अपना विकास कर सकता है। तो नैतिकता का जो आधार है वो दोनों के अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से स्वामी के सानिध्य और संरक्षण में चूंकि दास का नैतिक विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास संभव है। अतः जो दासता का नैतिक आधार है वह दास और स्वामी दोनों के लिए निर्धारित किया गया है। अब आता है दासता के प्रकार। दो तरह के दासता के प्रकारों की चर्चा अरस्तु करता है। पहला है स्वाभाविक दासता और दूसरा है वैधानिक। स्वाभाविक दासता उसे कहा गया है जैसे जन्म से जो मंदबुद्धि हैं, अकुशल हैं, अयोग्य हैं, उन लोगों को स्वाभाविक दासता से जोड़ा गया है। और जो वो पक्ष है जो कि पराजित हैं, युद्ध बंदी हैं, युद्ध में हार के बाद जो जन्म लेते हैं, जो कि एक तरह से दास के रूप में सामने आते हैं, उन्हें हम वैधानिक
दास या वैधानिक दासता के स्वरूप के रूप में देखते हैं। अब अरस्तु की जो दासता का जो ये मानवीय पक्ष है उसके बारे में अरस्तु कुछ तर्क देते हैं। पहली बात कि दासों के प्रति उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी और दास के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के पक्षधर हैं अरस्तु। वो कहते हैं कि दास और स्वामी के बीच में जो जो संबंध होना चाहिए वो प्रेम का होना चाहिए, मित्रता का होना चाहिए, और इसके वो पूर्ण रूप से पक्ष में थे। तीसरी बात, अरस्तु कहते हैं कि दासों की संख्या बढ़ाई नहीं जानी चाहिए, यानी वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि दासों की संख्या को बढ़ाया जाए। और एक बात वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये भी कहते हैं कि अगर अवसर मिले तो दासों को मुक्त भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से दासता के मानवीय पक्ष की भी अरस्तु ने अपने विश्लेषण में चर्चा की है। अब हम बात करेंगे दासता सिद्धांत के दोषों की या उनकी आलोचनाओं की। विभिन्न आधारों पर अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना की गई है, उसके प्रति विरोध व्यक्त किया गया है, जिसमें पहली बात कही गई है कि संपूर्ण मानव समुदाय को गुण और योग्यता के आधार पर दो वर्गों में बांटना उचित नहीं है, क्योंकि अरस्तु केवल स्वामी और दास को ही अपने सामाजिक जीवन से जोड़ रहे हैं और उन्हीं के बारे में मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। दूसरी बात, स्वामी और दास का निर्धारण कैसे होगा, इसका कोई उचित मापदंड भी नहीं बताया गया है। तीसरी बात, दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने किसी को भी दास या स्वामी के रूप में जन्म नहीं दिया है, बल्कि वह अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर ही कर्म निर्धारित करता है। तो इस तरह से अरस्तु ने जिस तरह से दास प्रथा को नेचुरल या प्राकृतिक रूप दिया है वो उचित नहीं है। यह बात मानवीय गरिमा और समानता की अवहेलना करती है। अगली बात, दासता सिद्धांत में अनेक विरोधाभास हैं जो कि आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, विरोध की स्थिति को जन्म देते हैं। जैसे एक तरफ तो अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानते हैं, दूसरी तरफ उसके मानवीय पक्ष की भी चर्चा करते हैं। अगली बात जो दासता सिद्धांत के दोष के रूप में कही गई है कि चूंकि दासता प्राकृतिक है और मुक्ति की बात भी कही गई है, तो ये दोनों बातें उचित प्रतीत नहीं होती। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय सिद्धांतों पर चोट करते हुए अरस्तु ने जिस प्रकार से दासता की बात कही है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। साथ ही साथ जिस तरह से दो वर्गों में बांटा गया है समाज के लोगों को, एक स्वामी है या दास हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जातीय अहंकार की भावना भी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें अरस्तु का अप्रत्यक्ष रूप में यह मानना है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता। और अगला बिंदु आलोचना के रूप में बताया गया है कि अरस्तु का ये जो दासता सिद्धांत है एक प्रकार का अवैज्ञानिक विचार है, क्योंकि मनुष्यों पर पशु जगत के उदाहरण थोपने के समान यह प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। जो बात अरस्तु ने अपने इस दृष्टिकोण के साथ जोड़ी है, इस सिद्धांत के साथ जोड़ी है, वो हास्यास्पद है, न समझने वाली बात है। और साथ ही साथ ये बात और हास्यास्पद लगती है कि अरस्तु जैसा विचारक जो विद्वान था वह भी दास प्रथा जैसी पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अरस्तु के दासता सिद्धांत का जो विश्लेषण अरस्तु ने प्रस्तुत किया उसके विरोध में बहुत सारे आलोचनाएं प्रस्तुत हुई, उसके बहुत सारी कमियां या दोष सामने आए, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि अरस्तु का यह चिंतन पूर्णतः अनुचित था, उचित नहीं था या कमियों से पूर्ण था, बल्कि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अरस्तु ने दासता सिद्धांत के माध्यम से यह प्रयास किया है कि दास प्रथा में सुधार किया जाए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि दास प्रथा का क्रूर रूप, यानी उसमें ऐसा रूप नहीं होना चाहिए कि उस पर दास के ऊपर अत्याचार हो, बल्कि उसने दासता के क्रूर स्वरूप के स्थान पर उसको मानवीय आधार देने की बात की है, मानवीय आधार पर स्वीकार किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने कही है कि अगर समयानुसार दास प्रथा को धीरे धीरे खत्म किया जाए या दासों को स्वतंत्र किया जाए तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह से अरस्तु का जो प्रयास है वो इस दास प्रथा में सुधार का रहा और उसने उसको एक मानवीय स्वरूप देने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स आज का यह लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम एक नए विचार के साथ फिर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।